जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज आपका केबीसी नैनो का जो भी हम बिहार स्पेशल करवा रहे थे, इसमें आधुनिक बिहार का इतिहास चल रहा है और इसमें यह चौथा वीडियो होगा। इसके पहले हम बता चुके हैं कि यह प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार का इतिहास पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं और अभी जो है हम आधुनिक बिहार के इतिहास पर चल रहे हैं और 2-3 गो वीडियो और आएगा, उसमें आपका आधुनिक बिहार का इतिहास भी कंप्लीट हो जाएगा। और अब देखिएगा, जैसे आज नोटिफिकेशन बीपीएससी की तरफ से दिया गया, फॉर्म भरने का डेट 4 नवंबर तक कर दिया है और सीट भी बढ़ा करके 2027 कर दिया। ठीक है, तो 2027 सीट पर अब यह एग्ज़ाम होगा 2027 सीट के लिए। तो अगर अभी आप पटना में हैं, लगिए, बढ़िया से लगिए और छठ पूजा, दिवाली ये जो है, इसमें थोड़ा सा कम टाइम को इन्वेस्ट कीजिएगा, पढ़िए। और करेंट जो है प्रतियोगिता दर्पण हम पढ़ाते हैं। अगर आप पटना में हैं, पटना से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप एगो बैच ज्वाइन कीजिए। 2 गो तो हम कहेंगे ज्वाइन जरूर कीजिएगा बीपीएससी वाले। एक आपका 7 से 8 में आता है घटना, ये जो है आपका करेंट अफेयर का क्लास चलता है, जिसमें प्रतियोगिता दर्पण और स्पीड दोनों आपको हम रटवा देंगे और यह 1 साल तक का भी हम 3-4 बार रिवीजन करवाएंगे। अगर पटना में है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए आप। करेंट बहुत अहम भूमिका निभाएगा रिजल्ट लेने में। उसके बाद एक घटना चक्र का बैच चलता है शाम में 7 PM से यह 8:30 या 9 तक भी पढ़ाते हैं इसमें। ठीक है, अभी इसमें साइंस चल रहा है और साइंस में फिजिक्स चल रहा है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है क्लास तो 6200598775 इस पर आप कॉल करके यह पूरा डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिएगा, सविनय, यहाँ से जो आज हम लोग चलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? यह जवाहरलाल नेहरू की जो अध्यक्षता में दिसंबर का जो कांग्रेस अधिवेशन था लाहौर का, उसी में इसको पारित किया गया था। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण बिहार में स्वतंत्रता दिवस पूरे उत्साह से मनाया गया था। 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा शुरू की, जो 24 दिन बाद 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुआ। और इसी दिन यह गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 से देश भर में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। यानी कि ऐसा घोषणा 5 अप्रैल 1930 को किया कि 6 अप्रैल से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। ये देखिएगा, यह साबरमती आश्रम से कितने सहयोगियों ने यह 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी यात्रा यह शुरू किया था। और यह डेट याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, 12 मार्च और 6 अप्रैल। 6 अप्रैल वह तारीख है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का श्री गणेश होता है। गांधी जी के दांडी मार्च में 78 स्वयंसेवकों में बिहार के एकमात्र प्रतिनिधि यह गिरिवरधारी चौधरी यह शामिल थे। क्या नाम है? गिरिवरधारी यह चौधरी शामिल थे। बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से यह नमक बनाकर यह जो है प्रारंभ किया गया। तो बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन सर्वप्रथम किस जिला में? यह चंपारण और सारण जिले में 15 अप्रैल को यह नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर क्या हुआ था? आरंभ किया गया था। बिहार में जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने का कार्यक्रम चलाया गया, क्योंकि वर्षा शुरू हो जाने पर नमक बनाने योग्य मिट्टी मिलना क्या होता था? संभव नहीं था। सारण जिला में वरेजा और गोरिया कोठी को यह नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह कहाँ पर? सारण जिला में वरेजा और गोरिया कोठी को।
बिहार में नमक आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता। पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। अरे बिहार में यह जून 1930 के अंत तक नमक कानून भंग करने की शुरुआत किया गया था और सारण जिला में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व श्री नारायण प्रसाद सिंह, भरत मिश्र और गिरीश तिवारी और एक है बबन सिंह ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा, जो सारण जिला है, सारण जिला से जो सत्याग्रह नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वह श्री नारायण प्रसाद सिंह और एक का नाम था भरत मिश्र और एक का नाम था गिरीश तिवारी और एक का बबन सिंह था। अब यहाँ पर देखिएगा, बिहार में नमक आंदोलन, बिहार में नमक आंदोलन की अगर हम बात करेंगे, बिहार में नमक आंदोलन और उसके नेतृत्वकर्ता चंपारण से था विपिन बिहारी वर्मा, बरेजा से था गिरीश तिवारी, गोरिया कोठी से था यह चंद्रिका सिंह, हाजीपुर से भरत मिश्र, पटना से अंबिका कांत सिंह, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह और लखीसराय से नंद कुमार सिंह। लखीसराय से कौन था? नंद कुमार सिंह। और दरभंगा से सत्यनारायण सिंह थे। ये सब याद रखिएगा, यह जो बिहार में नमक यह आंदोलन था उसका नेतृत्वकर्ता अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्ति ने किए थे। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या था? नमक कानून का उल्लंघन, करबंदी आंदोलन, महिलाओं द्वारा शराब, अफीम और विदेशी कपड़ा दुकानों पर धरना और विदेशी वस्त्रों का वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी सेवाएं, अदालतों और शिक्षा केंद्र एवं यह उपाधियों का भी क्या था? बहिष्कार इसमें शामिल था। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अगला है बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रसार मुजफ्फरपुर, पटना, शाहाबाद आदि क्षेत्रों में भी हुआ था। मुजफ्फरपुर में इस सत्याग्रह का नेतृत्व राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और ठाकुर रामनंदन सिंह ने किया था। मुजफ्फरपुर से इस सत्याग्रह का जो नेतृत्व किया था, यह इसमें प्रमुख 3 व्यक्ति थे। एक का नाम था राम दयालु सिंह, जनकधारी प्रसाद और एक का नाम था यह ठाकुर रामनंदन सिंह। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। ध्यान में रखिएगा यह डेट को कि पटना में नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ, तो 16 अप्रैल 1930 को। यहाँ नखास पिंड नामक स्थान को नमक सत्याग्रह यह नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। कौन सा जगह है? तो पटना में नखास पिंड जगह पड़ता है, उसी को चुना गया। पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व यह जगत नारायण लाल ने किया था और पटना में अंबिका कांत सिंह जसूलाल गुप्त को गिरफ्तार कर बंकीपुर जेल भेज दिया। कहाँ भेज दिया? बंकीपुर जेल भेज दिया। ठीक है, बंकीपुर जेल भेज दिया गया। और दरभंगा जिले में श्री सत्यनारायण सिंह के नेतृत्व में 17 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग किया गया। सत्यनारायण सिंह, रामनंदन मिश्र को दरभंगा में गिरफ्तार किया गया। मुंगेर जिले में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में यह 23 अप्रैल 1930 को गुगड़ी में नमक कानून भंग किया गया और श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में गिरफ्तार कर हजारीबाग यह जेल भेज दिया गया। यानी कि मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह नेतृत्व कर रहे थे और 23 अप्रैल 1930 को गोगाड़ी में नमक कानून भंग किया और श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय में पकड़ करके फिर कहाँ भेज दिया? इसको हजारीबाग जेल भेज दिया। अब देखिएगा, अभी हम नखास पिंड आंदोलन के बारे में देखते हैं। नखास पिंड नामक स्थान पटना जिला में यह है, जिसे नमक कानून के लिए क्या हुआ था? चुना गया था। जिसे नमक कानून के लिए क्या हुआ था? यह चुना गया था, नमक कानून भंग करने के लिए चुना गया था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दिनों में चर्चित था। कौन सा? नखास पिंड। पटना में यह 16 से 21 अप्रैल 1930 को के बीच जो है नखास पिंड चलो का नारा गूंजा करता था। यहाँ के लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर नमक सत्याग्रह चलाते रहने का दृढ़ संकल्प लिया और पुलिस के जुल्म के आगे जो है कभी नहीं झुके। 16 अप्रैल 1930 को सर्च लाइट के मैनेजर और पटना कमेटी के सचिव अंबिका कांत सिंह के नेतृत्व में लोगों का एक जत्था पटना के
नखासपिंड नामक स्थान की ओर नमक कानून भंग करने के लिए यह चला, परंतु पुलिस द्वारा इसे रास्ते में रोककर कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और इसी बीच दूसरी तरफ से कुछ जत्थे नखासपिंड पहुंच गए और नमक बनाकर नमक कानून क्या कर दिया, भंग कर दिया। इस नमक आंदोलन में बिहार के अनेक प्रमुख नेता ने भाग लिया, जिसमें प्रमुख थे कौन कौन था? प्रोफेसर अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, आचार्य जेबी कृपलानी, ये सब नखासपिंड आंदोलन में भाग लिए थे। नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को लखीसराय के निकट रजौन ग्राम में जो है नमक बनाया गया था। तो लखीसराय में यह रजौन गांव पड़ता है, वहां पर नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में 20 अप्रैल को नमक बनाया गया था। और 22 अप्रैल 1930 को बरहैया में तेजा सिंह के मंदिर में नमक बनाने का केंद्र खोला गया। शाह मोहम्मद जुबैर, नेमधारी सिंह के जो है नेतृत्व में बरहैया में नमक कानून भंग किया गया था। तो बरहैया में किसके नेतृत्व में नमक कानून भंग किया गया? नेमधारी सिंह और एक का था शाह मोहम्मद जुबैर। भागलपुर के बिहपुर थाना में गौरीपुर गांव में महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल के नेतृत्व में जो है 20 अप्रैल को नमक कानून क्या हुआ था? भंग किया गया था। अगला है बिहपुर दमन, यह दमन चक्र की बात करेंगे। भागलपुर जिले के बिहपुर में सत्याग्रही स्वयंसेवकों पर पुलिस का दमन चक्र बड़ी कठोरता एवं निर्ममता के साथ चला। राजेंद्र प्रसाद अपने पटना सहयोगियों तथा प्रोफेसर अब्दुल बारी, बलदेव सहाय, ज्ञान साहा, मुरली मनोहर प्रसाद और कुछ अन्य लोगों के साथ 9 जून 1930 को बिहपुर पहुंचे और एक सभा को संबोधित किया था। सभा समाप्त होने के बाद कांग्रेस या कार्यालय की तरफ से जा रहे जुलूस पर पुलिस ने लाठियां चलाने शुरू कर दी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद सहित जो है गणमान्य यह नेता घायल हो गए और पुलिस अत्याचार के विरुद्ध बिहार काउंसिल के 4 सदस्य अनंत प्रसाद, कमलेश्वरी सहाय और यह श्याम नारायण सिंह, यह शर्मा, नवल किशोर प्रसाद सिंह ने सदस्यता क्या कर दिया? त्याग दिया। भागलपुर के पब्लिक यह प्रोसिक्यूटर राय बहादुर सुधांशु भूषण राय ने बिहपुर और सबौर में पुलिस कार्रवाई को अवैध करार देते हुए 4 जुलाई 1930 को अपना त्यागपत्र दे दिया। राय बहादुर द्वारकानाथ ने भी राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अब्दुल बारी पर लाठी प्रहार के विरुद्ध में बिहार विधान परिषद की सदस्यता से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। बिहार में सर्वमान्य यह राष्ट्रीय नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 5 जुलाई 1930 को छपरा में गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल भेज दिया। राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कहां पर किया गया था? छपरा में, और इसको भेज दिया हजारीबाग जेल। अपने गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भागलपुर के दीपनारायण को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। जब राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया तब इसने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? यह दीपनारायण को। और दीपनारायण जो थे वह किस क्षेत्र के थे? भागलपुर क्षेत्र के। सविनय अवज्ञा आंदोलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम करबंदी आंदोलन था। बिहार में चौकीदारी, यह जो है करबंदी अभियान शुरू किया जा चुका था। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों के लोगों ने चौकीदारी कर देना क्या कर दिया? बंद कर दिया। कांग्रेस कार्यकारिणी ने जो है 1 अगस्त 1930 को बम्बई की यह अपनी बैठक में बिहार की जनता को चौकीदारी कर बंदी अभियान शुरू करने पर बधाई दिया था। 12 अगस्त 1930 को श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा में भाषण करते हुए चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया था। यह किसने भाषण दिया? श्रीमती चंद्रावती देवी ने गया में एक सभा को यह संबोधित करते हुए भाषण में कहा था चौकीदारी टैक्स नहीं देने पर बल दिया था। और यह भाषण किस तारीख को? 12 अगस्त 1930 को। मई 1930 में पटना में सर अली इमाम की अध्यक्षता में एक स्वदेशी लीग की स्थापना हुआ।
पटना में एक स्वदेशी लीग की स्थापना सर अली इमाम के नेतृत्व में, कब? मई 1930 में। स्वदेशी लीग में सच्चिदानंद सिन्हा, के बी दत्त को जो है उपाध्यक्ष, हसन इमाम को मुख्य सचिव और बलदेव सहाय को संयुक्त सचिव बनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करते समय महात्मा गांधी ने भारत के यह महिलाओं से विदेशी जो है वस्त्र और नशीले पदार्थ की बहिष्कार यह संबंधी कार्यों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग देने की जो है अपील की थी। पटना में यह विदेशी यह वस्त्र जो है बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं का था, जिनमें प्रमुख थी श्रीमती हसन इमाम और श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, यह प्रमुख, यानी पटना में विदेशी वस्त्रों की बहिष्कार की सफलता का मुख्य श्रेय अधिकांश महिलाओं का था, जिसमें कि कुछ प्रमुख महिला जिसका नाम है यह श्रीमती हसन इमाम और एक का नाम है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। श्रीमती विंध्यवासिनी देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार की गई थी। एक का नाम था श्रीमती सरस्वती देवी और एक का नाम था श्रीमती साधना देवी। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में पहली बार 2 महिलाएं राजनीतिक अभियोग में जो है गिरफ्तार की गई थी। तो वह दोनों महिला का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी। सरस्वती देवी और साधना देवी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 14 दिसंबर 1930 को कारावास की अवधि पूरी कर हजारीबाग यह जेल से क्या हो गया? रिहा हो गया। इसके बाद 5 मई 1931 को गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और दूसरी बार यह आंदोलन 3 जनवरी 1932 को, यानी कि एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और पुनः यानी कि दूसरी बार फिर यह आंदोलन छिड़ा था 3 जनवरी 1932 को प्रारंभ हुआ। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी यह हड़ताल रही। 23 मार्च को फांसी दिया गया 3 व्यक्ति को, यह एक का नाम है भगत सिंह, सुखदेव और यह राजगुरु, और उसी के यह विरोध में पटना में 26 मार्च को पूरी हड़ताल रही। विरोध सभा में श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल ने यह उग्र भाषण दिया था। मुंगेर के गोगरी थाना में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 14 महिलाओं को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में यह गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें श्रीमती अनूप देवी, श्रीमती सुशीला देवी और श्रीमती सरस्वती देवी थी। तो यह मुंगेर की फिर घटना है कि 14 महिला को धरना देने और जुलूस निकालने के अपराध में गिरफ्तार किया गया, जिसमें प्रमुख 3 महिला का कम से कम नाम याद रखिएगा। एक का नाम है अनूप देवी, एक का नाम है सुशीला देवी और एक का नाम है सरस्वती देवी। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारी, अब देखिएगा एक खड़गपुर मुंगेर में क्षेत्र पड़ता, खड़गपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर तारापुर है। मुंगेर के तारापुर में क्रांतिकारियों द्वारा यह थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने का प्रयत्न 15 फरवरी 1932 को किया था। यहाँ एकत्र लोगों पर पुलिस की जो है गोली चलाने से 34 लोग मारे गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में कारागार के कैदियों ने नंगी हड़ताल कर दिया। ध्यान में रखिएगा, नंगी हड़ताल कहाँ के कैदियों ने? तो छपरा के कारागार। आप लोग बताएंगे कि लोटा विद्रोह हम बता चुके थे, लोटा विद्रोह कब हुआ था और कहाँ पर किया गया था? कमेंट में जरूर लिखिएगा लोटा विद्रोह के बारे में। यहाँ पर नंगी हड़ताल है, नंगी हड़ताल कहाँ पर? छपरा कारागार के कैदियों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी जी ने यह सविनय अवज्ञा आंदोलन को 7 अप्रैल 1934 को क्या कर दिया? स्थगित कर दिया। महात्मा गांधी एवं कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य की रिहाई पर स्वाधीनता दिवस यह मनाया गया, जिसके तहत पटना यह में अनुग्रह नारायण सिंह ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। कहाँ पर? पटना में, भंवर पोखर पार्क में, पटना में।
अब तारापुर यह गोलीकांड की हम बात को देख लेते हैं थोड़ा सा। तारापुर यह मुंगेर तारापुर की बात करता है। 1931 के गांधी इरविन समझौता को रद्द किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने देश में सभी सरकारी भवनों से यूनियन जैके का झंडा यह उतारकर तिरंगा फहराने का आह्वान के यह उपरांत यह आंदोलन का रूप ले लिया। बिहार में यह व्यापक असर पड़ा। 15 फरवरी 1932 को मुंगेर में तारापुर के युवा यह स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने तारापुर थाना भवन में जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना बनाई। जोशीले स्वतंत्रता सेनानी भारत माता की जय, भारत माता की जय और वंदे मातरम का जो है जय घोष कर रहे थे। तब उस वक्त के कलेक्टर E.O. ली वो जो है SPW फ्लैग ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। अंग्रेजी हुकूमत की इस बर्बरता की कार्रवाई में 34 यह स्वतंत्रता प्रेमी जो है यह शहीद हो गए और इसमें से 13 शहीदों की जो है तो पहचान यह हुई, लेकिन 31 करेक्टिए 13 शहीदों की तो पहचान हुई, लेकिन 31 की जो है यह कोई पहचान नहीं हो पाई। आनन फनन में अंग्रेजों ने वीर गति को प्राप्त कई सेनानियों के शव को वाहन में लादकर सुल्तानगंज के निकट गंगा में जाकर के क्या हुआ, बहा दिया। अब सुल्तानगंज भी तारापुर के बहुत करीब पड़ता है। करे कि कुछ यह जो स्वतंत्रता सेनानी उसमें मारे गए थे उसको गंगा में जाकर के बहा दिया। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्या गोलीकांड के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजों का क्रूरता नरसंहार जो है वह तारापुर का था। विरोध का कारण गांधी इरविन पैक्ट निरस्त होने के बाद महात्मा गांधी को वर्ष 1932 की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया और कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर यह नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद को भी जेल में डाल दिया गया था। इसके पहले 23 मार्च जो है 1931 को लाहौर में यह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिए जाने के कारण पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर थी, जो गांधी आदि नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आग में घी का काम किया। और उधर स्थानीय स्तर पर मुंगेर स्वतंत्रता सेनानी श्री कृष्ण सिंह, नामधारी सिंह, निरापद मुखर्जी, पंडित दशरथ झा और बासुकी यह राय, दीनानाथ सहाय और जयमंडल शास्त्री को गिरफ्तार किया गया था। और इसके बाद जो है यह इसके बाद अंग्रेज, ठीक है, इसके बाद जो है यह कांग्रेस नेता जो है, कांग्रेस नेता जिसका नाम है यह सरदार शार्दुल सिंह कबिश्वर द्वारा जो है सरकारी भवनों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया था। 1984 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण किया। 15 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह तारापुर गोलीकांड में शहीद हुए यह स्वतंत्रता सेनानियों की याद में हर साल 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने की घोषणा किया। यह देखिएगा जो तारापुर गोलीकांड हुआ, कहीं यह गोलीकांड जलियांवाला बाग हत्याकांड का दूसरा रूप कह सकते हैं, और नीतीश कुमार ने 15 फरवरी को शहीद दिवस मनाने के लिए यह जो है घोषित किया। और यह तारापुर के शहीदों की याद में। बापू की लाठी की बात करेंगे। बापू की लाठी। बिहार में भूकंप पीड़ित की सहायता पर निकले महात्मा गांधी 4 अप्रैल 1934 को जब मुंगेर जिले के घोरघट गांव पहुंचे तो वहां के लोगों से दुनिया में प्रसिद्ध मुंगेरी लाठी के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट किए, क्योंकि इसके पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी मुंगेर में निर्मित यह पीतल की मुठ वाली लाठी हंटर की खूब चर्चा सुन रखी थी, जिसका इस्तेमाल अक्सर ब्रितानी फौज यह किया करते थे। लाठी में गांधी जी की गहरी दिलचस्पी देखकर घोरघट गांव के लोगों ने कांग्रेस की एक युवा क्रांतिकारी यह अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व में उपहार के तौर पर बापू के हाथ में एक लाठी
यह सौंप दी, जो आजीवन बापू के संग रही। सोचिए, यह मुंगेर का लाठी भी प्रसिद्ध है और यह अगरजीत पासवान के सामूहिक नेतृत्व वाले लोग जो है उसको उपहार यह स्वरूप जो है यह मुंगेर की लाठी सौंपी थी और वह बापू के साथ आजीवन रहा। उसी दिन गांधी जी ने एक राज बताते हुए कहा कि घोरघट में निर्मित लाठी के यह हंटर से अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार यह उनकी पिटाई हो चुकी है। कहे कि गांधी जी ने उसी दिन एक राज यह बताते हुए कहा कि घोरघट में निर्मित लाठी हंटर से जो है यह अंग्रेजों द्वारा कम से कम 2 बार उनकी पिटाई हो चुकी है। बाद में लाठी प्रसंग पर भारतीय डाक विभाग ने एक डाक टिकट भी जारी किया और घोरघट गांव में आज भी हर साल गांधी जी के आगमन पर लाठी महोत्सव यह मनाए जाने की जो है परंपरा यह आयोजन होता है। मुंगेरी लाल यह करे कि मुंगेरी लाठी यह चूने, खल्ली और विशेष रसायनों के लेप से आग में सेंककर पीतल की मुठ यह वाली जो है हंटर नुमा लाठी क्या होता है बनाई जाती है। तो ध्यान में रखिएगा, मुंगेर के लाठी भी प्रसिद्ध है, मुंगेर के लाठी भी प्रसिद्ध है। और उस समय मुंगेर में निर्मित लाठियों का कारोबार यह सरहद पार तक यह फैला दिया और यह करे कि इसका व्यापार जो है ब्रिटेन, अफगानिस्तान, भूटान, दक्षिण अफ्रीका समेत ब्रिटानी हुकूमत वाले सभी मुल्कों में था। अंग्रेज यहाँ की बनी लाठी को हंटर के रूप में प्रयोग कर यह स्वतंत्रता सेनानी का दमन करने के लिए किया करते थे। इसके बाद है 5 रुपये का यह गांधी ऑटोग्राफ। 15 फरवरी 1934 को बिहार में आए भूकंप की त्रासदी में 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जिसमें भागलपुर ज़्यादा प्रभावित था। कांग्रेस द्वारा यह पीड़ितों के लिए राहत कार्य जोर शोर से चलाया जा रहा था। ऐसे में राहत कार्य को देखने और पीड़ितों की सहायता के लिए गांधी जी सहरसा से बीपुर होते हुए भागलपुर पहुंचे थे। इसके बाद दीपनारायण सिंह के घर यह ठहरे और 3 अप्रैल को भागलपुर के लाजपत यह जो है पार्क में गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए राहत कार्य में सहयोग करने और भूकंप पीड़ितों की मदद करने की अपील की। सभा के दौरान कांग्रेस के स्वयंसेवक झोली यह फैलाकर लोगों से सहायता यह जो है चंदा एकत्र करने लगे और इस सभा में यह बहुत से ऐसे लोग थे जो गांधी का ऑटोग्राफ लेना चाहते थे, लेकिन गांधी ने इन लोगों को अपना ऑटोग्राफ यह 5-5 रुपये में बेचने का ऐलान किया और गांधी जी के यह मुंह से पैसे की बात सुनकर यह सुन सभा के लोग अचंभित हो गए। फिर भी ऑटोग्राफ लेने वालों की कतार लग गई। इसके बाद सबको चौंकाते हुए ऑटोग्राफ से मिले पैसों को बापू ने वहां के भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए यह सौंप दिया और गांधी के इस निर्णय से यह अभिभूत होकर सभा में यह लोग बापू के जय जयकार यह जो है करने लगे थे। भूकंप पीड़ित की सहायता के लिए बिहार यह केंद्रीय रिलीफ कमेटी नामक एक गैर कांग्रेसी संस्था की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव जो है बलदेव सिंह थे। यह बलदेव प्रसाद 11 मार्च 1934 को गांधी पुनः बिहार की यात्रा पर यह पटना पहुंचे। अपनी इस यात्रा में उन्होंने मोतिहारी, छपरा, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर आदि स्थानों पर गए और लोग से भूकंप पीड़ितों की सहायता की यह अपील की। गांधी जी का बिहार में हरिजन यात्रा यह 1934 ईस्वी में 2 बार हुआ और गांधी की 1934 ईस्वी की बिहार यात्रा मानवीय कार्य और सामाजिक सुधार के अतिरिक्त यह राजनीतिक दृष्टि यह से भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक दृष्टि से भी क्या था, यह महत्वपूर्ण था। ठीक है, राजनीतिक दृष्टि से भी क्या था, महत्वपूर्ण था। अब है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात करेंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी समाजवादियों का एक सम्मेलन आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ था। यहीं पर आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी,
अशोक मेहता यह के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन याद रखिएगा 17 मई 1934 को बम्बई में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव। और करेक्ट किया कौन कौन इसमें शामिल थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता सब शामिल थे। 1934 में ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ और इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जो थे वह जयप्रकाश नारायण थे। तो पटना में यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ इसका अध्यक्षता किया था आचार्य नरेंद्र देव ने। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी और सावन सिंह ये जो है यह आदि थे। बाद में कर्पूरी ठाकुर भी इसके सदस्य बने। कर्पूरी ठाकुर बिहार के यह दोबारा जो है मुख्यमंत्री जब बने 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति की सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्ग यानी कि बीसी को सरकारी सेवाओं में 26% आरक्षण लागू किया। तो ओबीसी के लिए यह आरक्षण लागू करने वाला यह बिहार यानी बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व ही 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नमक संगठन यह स्थापित किया था और इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस को समाजवादी विचारों को जो है अपनाने के लिए प्रेरित करने में जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 की बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 1937 की बात करेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों की प्रांतीय शासन प्रबंधन का अधिकार मिल गया। परिणाम स्वरूप 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के जो है चुनाव हुए और कांग्रेस के संयुक्त प्रांत मद्रास और मध्य प्रदेश, बरार, उड़ीसा और बिहार में यह पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। बिहार में 129 निर्वाचन मंडल क्षेत्र बनाए गए थे जिसमें कि 70 यह आम निर्वाचन मंडल थे, 39 जो है मुस्लिम लीग के लिए सुरक्षित, 4 महिला के लिए और 1 एंग्लो इंडियन, 2 यूरोपीय और 13 विशेष निर्वाचन मंडल के थे। इन चुनावों में बिहार में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। कुल 150 सीटों में 107 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 सीट पर उसके प्रत्याशी विजय हुए। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ नामक एक संगठन की स्थापना हुई जो चुनाव में कांग्रेस के साथ थी। इसी समय त्रिवेणी संघ नामक यह जो है एक पार्टी यह गठित हुई जो कि यह ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के समर्थन पर यह निर्भर था। कौन सा? त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित हुआ जो किस पर? ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के समर्थन पर निर्भर था। 24 मार्च यह 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल यह एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायिका दल के नेता श्री कृष्ण को अपना मंत्रिमंडल बनाने के जो है निमंत्रण दिया, लेकिन राज्यपाल यह आश्वासन देने को तैयार नहीं थे कि मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में वह हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि मंत्री रहिए लेकिन वह हस्तक्षेप करेंगे। श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल बनाने में जो है अपनी असमर्थता जाहिर की। तदनुपरांत राज्यपाल ने दूसरी सबसे बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को मंत्रिमंडल बनाने को आमंत्रित किया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित हुआ और इस प्रकार मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री यह उस समय प्रांतीय सरकार को यह प्रधानमंत्री कहा जाता था नियुक्त किया गया था। यह किसको किया गया था? मोहम्मद यूनुस को। ये चीज ध्यान में रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह को आमंत्रण दिया लेकिन श्री कृष्ण सिंह ने इनकार कर दिया क्योंकि इसका कहना था कि जब तक आप ये नहीं साबित करेंगे कि हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हस्तक्षेप करेंगे यह साबित करने के लिए वह तैयार नहीं थे। यह प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? मोहम्मद यूनुस। करे कि सर
सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, और लेकिन जो है उन्होंने शिमला से जो है अपना त्यागपत्र भेज दिया। अंततः नए मंत्रिमंडल ने यह बलदेव सहाय को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस ने इस अंतरिम मंत्रिमंडल का विरोध किया। इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने आश्वासन दिया कि मंत्रियों के कार्यों में गवर्नर हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मोहम्मद यूनुस के अंतरिम मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के बाद 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस में मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। तो कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई, इससे पहले मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। अगला पॉइंट है रेराम दयालु सिंह और प्रोफेसर अब्दुल बारी विधानसभा के क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए। अगर हम अध्यक्ष की बात करेंगे तो राम दयालु सिंह, और अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रोफेसर अब्दुल बारी। अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस यह मनाया गया। मंत्रिमंडल दिवस कब मनाया गया? पूरे प्रांत में अगस्त 1937 को। और कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में राजनीतिक बंदियों की रिहाई का वादा भी किया। बिहार में यह अंडमान से वापस लाए हुए राजनीतिक बंदी यह जेल में ही थे। बिहार में अनेक स्थान पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस यह किस तारीख को? 14 अगस्त 1937 को मनाया गया। राजनीतिक बंदी बिहार की जेलों में भूख हड़ताल कर रहे थे। 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया, और बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण ने सभी राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई पर जो है बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। परिणाम स्वरूप 15 फरवरी 1938 को श्री कृष्ण के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल ने फिर से क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया। राजनीतिक बंदियों की रिहाई के प्रश्न पर बिहार मंत्रिमंडल ने 15 फरवरी 1938 को त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन बाद में 26 फरवरी को बिहार के प्रधानमंत्री, उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, श्री कृष्ण सिंह और गवर्नर के बीच जो है वार्ता राजनीतिक बंदियों की समस्या सुलझ जाने के बाद मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र वापस लेकर पुनः अपना काम फिर से शुरू किया। सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था। ये भी याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस यह मुस्लिम लीग ने। अगला है बिहार मंत्रिमंडल के प्रमुख सुधारात्मक कार्य की बात करेंगे। काश्तकारी व्यवस्था के तहत किसानों के राहत हेतु बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट एक्ट जो है पारित हुआ, और स्वायत्त शासित संस्थाओं को यह अपने भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति, अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा और संघों पर से जो है प्रतिबंध की समाप्ति, श्रमिकों के जीवन कार्य की स्थिति की जांच के लिए राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में श्रम जांच समिति का गठन किया गया। शैक्षणिक सुधार हेतु केटी शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन ये जो है समिति का गठन किया गया। मौलाना अबुल कलाम की जो है अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति का गठन किया। बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंद ये निष्कासित 27 जो है व्यक्तियों को रिहा किया गया। संघों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया और अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। हरिजनों की यह शिक्षा और उसकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। नहर कर भुगतान करने में किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहर के क्षेत्र में केंद्रीय भुगतान व्यवस्था जारी किया गया। अब हम
बिहार में मुस्लिम लीग की बात आज हम नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए। 2 बार देखने के बाद अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस बुक से, आपका कम चांसेस है छूटने का। तो आज इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।